नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सारे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पहला चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको अच्छी तरीके से समझाऊं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो भी मैंने उस चैप्टर के कंप्लीट बता दिए हैं। 24 न्यूमेरिकल थे वो मैंने डिटेल से करवा दिए हैं। आज जो अपनी कक्षा के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपनी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। दूसरा चैप्टर, अभी जो पहला चैप्टर आपने ख़त्म किया था, पहला हो चाहे दूसरा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर एक ही यूनिट में आते हैं। मतलब पहली यूनिट है अपनी ये। और कहने का अर्थ ये है, छोटे शब्दों में कहूँ जिसको यूनिट सिस्टम समझ में नहीं आता, तो पहले और दूसरे चैप्टर में से आपस में कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे। बात ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार पहले और दूसरे चैप्टर में से मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा, दूसरे में से इतने नंबर का आएगा, ये दोनों साथ ही आ सकते हैं। अभी जो आरबीएससी का सिलेबस चलता था उसके अंदर तो ये 4 चैप्टर में बंटा हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार। लेकिन अपने को अभी 2 चैप्टर में ही दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। यहाँ पर ये जो दूसरा चैप्टर है इसका नाम ये होने वाला है आपकी बुक के अंदर, स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। वैसे अलग अलग बांट के पढ़ें तो ये चैप्टर अलग बन सकता है और ये चैप्टर अलग बन सकता है, लेकिन आपको एक साथ ही पढ़ना है अपने को। दूसरे चैप्टर के अंदर ये चीज़ें स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है और ये चैप्टर भी पहली यूनिट के अंदर है, यानी स्थिर विद्युत्की में ही माना जाएगा। किसके अंदर माना जाता है? ये स्थिर विद्युत्की के अंदर ही आता है बेटा ये। और देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विद्युत विभव आखिर क्या होता है, इस पाठ की शुरुआत ही यहाँ से करते हैं और उसके बाद इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे विभव के बारे में। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। वो पढ़ने के बाद में फिर विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से छोटे क्वेश्चन अमूमन एनसीईआरटी के अंदर देखे जाते हैं। एक बड़ा प्रश्न बनता है विभव के संबंध में और धारिता के संबंध में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा सा समझना है आपको अच्छी तरीके से समझोगे बेटा तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो स्थिर विद्युत विभव इसलिए नाम दिया गया है कि इसके अंदर भी अपने आवेश को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब विद्युत विभव क्या चीज़ है वो थोड़ी सी आपको समझनी है। ठीक है, विद्युत विभव क्या चीज़ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कि विद्युत विभव आखिर ऐसा क्या शब्द है। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या है, कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका मतलब क्या मीनिंग है, क्यों इसको यूज़ में लिया गया है। तो एक बात मैं बताऊंगा कि विद्युत विभव एक प्रकार से एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है जो आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन नोट की है कि ये एक गुण है। ठीक है, एक ऐसा गुण है विद्युत विभव, एक ऐसा गुण है वह भौतिक गुण, ऐसा लिख दो यहाँ पर, वह भौतिक गुण जो आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। मतलब ये ऐसे बता देगा कि चार्ज अगर बह रहा है, चार्ज अगर प्रवाहित हो रहा है, चार्ज अगर अपने आप जैसे पानी बहता है उसी प्रकार, तो किस तरफ बह रहा है और कहाँ से आया है, किस तरफ जाएगा और कब तक जाएगा, ये सारी बातों की जानकारी जिस गुण से पता चलती है उसे विभव कहते हैं। देखो नेचर के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम बना हुआ है। जो भी तरल चीज़ें हैं जैसे गैस बात कर लो, द्रव्य की बात कर लो, ऊष्मा की बात कर लो, इन सब में प्रकृति में एक नियम बन गया है बेटा कि हमेशा प्रवाह उच्च जो दाब होता है या उच्च स्तर होता है, उच्च स्तर से सदैव निम्न स्तर की ओर प्रवाह होता है। ये प्रकृति का एक रूल है। जैसे पानी का प्रवाह है तो पानी स्वतः बह सकता है। पानी हमेशा उच्च दाब से या उच्च स्तर से निम्न स्तर पर स्वतः प्रवाहित हो सकता है, लेकिन निम्न स्तर से उच्च स्तर पर स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकता। उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। ये बात आप सब जानते हो। ठीक है, जैसे अपने घरों में पानी की टंकियाँ होती है जो अमूमन छत के ऊपर रखी होती है। जब वो टंकी फुल भरी होती है बेटा तो आपको किसी प्रकार की कोई लाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। वो पानी आराम से पाइप से होता हुआ अपने घर में बाथरूम वगैरह, किचन वगैरह के अंदर आराम से सप्लाई हो जाता है, क्योंकि पानी हाई
ठीक है, उच्च स्तर पे रखा हुआ है, बहुत ऊपर रखा हुआ है, और उच्च स्तर से पानी आराम से निम्न स्तर पर आ सकता है, यानी पानी आराम से आ जाएगा। लेकिन जब उस टंकी को वापस भरना होता है तो पानी उस टंकी को भरने के लिए हमें विद्युत मोटर की आवश्यकता पड़ती है, और मोटर से वो पानी उस टंकी में फेंका जाता है, उस टंकी को भरा जाता है। तो क्या सीखा आपने कि जब जल का प्रवाह देखें तो उच्च स्तर से निम्न स्तर अपने आप हो जाता है, लेकिन निम्न स्तर से उच्च स्तर पर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं उष्मा की, उष्मा के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होता है, भौतिक गुण है कि जब दो अलग अलग टेम्परेचर की वस्तुओं को आपस में टच करवाया जाता है तो हमेशा उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु पर स्वतः स्थानांतरित हो जाती है। आराम से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। गर्म वस्तु है, उसके संपर्क में एक वस्तु रख दो, ठंडी वस्तु, तो गर्म वस्तु से उष्मा ठंडी वस्तु की ओर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। लेकिन ठंडी वस्तु से उष्मा गर्म वस्तु पर आसानी से ट्रांसफर नहीं होती, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, जिसे प्रशीतक कहते हैं। किसी अन्य साधन की आवश्यकता होती है तब ये काम होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति के अंदर ये नियम चल चुका है कि कोई भी प्रवाहित होने वाली जो चीज़ है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर पर स्वतः प्रवाहित हो सकती है। अगर ऐसा है तो ऐसा गुण आवेश में भी होगा। आवेश का भी तो प्रवाह हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना, आवेश का अगर प्रवाह की बात की जाए तो आवेश प्रवाह भी सदैव उच्च स्तर से, अब उच्च स्तर है, अब आवेश का स्तर क्या होता है? आवेश प्रवाह का जो स्तर होता है, पानी का तो हमने स्तर बता दिया, ठीक है, पानी का स्तर बता दिया, उष्मा का स्तर बता दिया कि उष्मा, तो इस चीज को, इस स्तर को हम विभव से परिभाषित करते हैं। यानी ये जो गुणधर्म है, बहने वाला गुणधर्म, ये तो लिखा है मैंने, आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है, एक ऐसा गुण जो आवेश के बहने की दिशा को बताता है। और कोई भी चीज कहां से कहां बहती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर बहती है। तो इसी प्रकार वो स्तर कौन सा है? हमारा विभव है। फिर आवेश प्रवाह भी सदैव, या आवेश प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। समझ गए बात मेरी? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। क्लियर है बात? ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये रूल बन चुका है ना, उच्च स्तर से निम्न स्तर। तो ये जो इसकी आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी, ये पहचान किस चीज़ से बताई जाती है? आवेशों के संबंध में विभव से बताई जाती है कि पानी उच्च स्तर से या ऊंचाई से निम्न स्तर पर, यानी जहाँ पर ढाल होती है वहाँ पर आराम से आ जाता है। तो वैसे ही आवेश का प्रवाह जहाँ उच्च विभव होता है वहाँ से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो सकता है आराम से। ठीक है, प्रवाह जो है सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और ये प्रवाह कब तक होता है बेटा? ये बात भी थोड़ी सी समझने वाली है। पानी के संबंध में आपने देखा होगा कि पानी एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी चला जाता है। कई बार दो टंकियां एक दूसरे के पास पास रखी होती है। एक बात ध्यान रखना, क्या उन दोनों टंकियों के अंदर चाहे उनका आकार एक जैसा हो, चाहे उनका आकार अलग अलग हो, छोटी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, तो पानी का प्रवाह जब होता है ना बेटा, तो हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये विभव वो गुण है जिससे हमें ये चीज़ का पता चला कि आवेश कहाँ से कहाँ बह रहा है। फिर दूसरी बात, पानी के संबंध में मैं उदाहरण ऐसे लूँगा, या गर्म वस्तु ठंडी वस्तु वाला उदाहरण लिया था, उष्मा का स्थानांतरण पढ़ रहे थे। तो ये जो प्रवाह होता है, ये प्रवाह तब तक होता है जब लेवल बराबर नहीं हो जाता। एक टंकी पानी की भरी हुई है, एक टंकी बिल्कुल खाली है, दोनों टंकियों को आपस में जोड़ दिया तो भरी हुई टंकी से पानी खाली टंकी में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि उस दौरान वो टोटल जो पानी है वो दूसरी टंकी में चला जाएगा, नहीं, ये तब तक होगा जब तक दोनों टंकियों में लेवल बराबर नहीं हो जाता। पानी की मात्रा चाहे कुछ भी हो, मैं इस बात से आपसे कह रहा हूँ कि टंकियाँ समान आकार की भी हो सकती है, अलग अलग साइज की भी हो सकती है, पतली यानी छोटी या मोटी भी टंकी हो सकती है। तो कहने का अर्थ है टंकी कुछ भी हो सकती है, बड़ी साइज की, छोटी साइज की। पानी का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों टंकियों में स्तर बराबर नहीं हो जाता। जैसे स्तर बराबर हो जाएगा पानी का प्रवाह बंद हो जाता है। ये बात आप सब जानते हो। तो जब स्तर बराबर हो जाता है, दोनों तरफ लेवल बराबर होता है दोनों टंकियों में, तो उस दौरान पानी का प्रवाह बंद हो जाता है। और जब पानी का प्रवाह बंद हो जाता है तो दोनों टंकियों में
पानी की जो मात्रा है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि एक टंकी से पानी दूसरी टंकी में गया है तो पानी की मात्रा चेंज हो जाती है। इस दौरान जैसे ही दोनों का लेवल बराबर हुआ, उन दोनों में पानी का प्रवाह बंद हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा एक जैसी है। क्या ये बात मेरी आपकी समझ में आ गई होगी मेरी ये बात आपको, कि मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की। और ये नॉर्मल प्रैक्टिकल बात है जो हम अमूमन घर में देख सकते हैं। अमूमन हम ये चीज़ें देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कि पानी हमेशा उच्च प्रवाह से निम्न प्रवाह की ओर तब तक बहता है जब तक लेवल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही लेवल बराबर हो जाता है पानी का स्वतः प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, मात्रा अलग अलग हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालक वस्तुओं में विभव समान न हो जाए। यानी जब तक विभव समान नहीं हो जाता तब तक ये प्रवाह दोनों वस्तुओं में होता रहता है। अब पानी में तो पानी के लिए तो टंकी हमने नाम ले ली, लेकिन आवेश प्रवाह के लिए टंकी थोड़ी काम में लेंगे। आवेश प्रवाह के लिए तो चालक वस्तुएं काम में लेंगे। तो आवेश का प्रवाह चालक वस्तुओं में आसानी से होता है, और चालक वस्तुओं में आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ये प्रवाह तब तक होता है बेटा जब तक दोनों वस्तुएं समान विभव पर नहीं आ जाती। इस दौरान दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान हो, यह आवश्यक नहीं है। भाई ये बात भी मैंने बता दी। भाई जरूरी नहीं है कि दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा बराबर बराबर हो। एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होने लग गया उच्च विभव से निम्न विभव, कब तक होगा? जब तक दोनों की पोटेंशियल, विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल बोलते हैं, दोनों का पोटेंशियल इक्वल न हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हो गया आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। अब दोनों वस्तुओं को चेक करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों वस्तुओं पर चार्ज इक्वल है। नहीं जी, चार्ज कम ज़्यादा भी हो सकता है, चार्ज इक्वल भी हो सकता है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो। ठीक है, एक बात और बता देना चाहूँगा। विद्युत विभव जो है ना, विद्युत विभव के संबंध में एक बात ध्यान रखना बेटा। विद्युत विभव की ये जो बात है, आवेश का प्रवाह जो हम पढ़ रहे हैं, ये आवेश का प्रवाह जो होता है इस दौरान, ये बात मैंने हालांकि मैं बता दी यहाँ पर, ये बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि आवेश का प्रवाह जो, जैसे पानी के बारे में बात की, तो जब पानी का जो प्रवाह हुआ था तो उच्च स्तर से निम्न स्तर पे हुआ। क्या उस दौरान ये देखा था क्या कि टंकी छोटी है या बड़ी है? पानी तब तक बहेगा जब तक लेवल बराबर नहीं हो जाता, चाहे वो पानी बाहर भी क्यों नहीं निकलता रहे, टंकी से बाहर निकलता रहे, आराम से बहता रहे, पानी व्यर्थ ही बहता रहे। ठीक है, लेकिन तब तक बहेगा जब तक स्तर बराबर नहीं हो जाता। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं आपको, ये एक पानी की टंकी है, ये पूरी भरी हुई है, और ये एक छोटा सा डब्बा है, मैंने इसके साथ इसको जोड़ दिया। समझ गए बात मेरी? अब आपको पता है ये टंकी फुल भरी हुई है बेटा। जब ये उच्च स्तर पर है, इस टंकी से पानी इसमें जाएगा तो ये डब्बा, तो ये छोटा सा डब्बा है, छोटी सी टंकी आराम से भर जाएगी, लेकिन इस टंकी में पानी ज़्यादा है। अब इस टंकी से पानी इस टंकी में जाना तो शुरू हो गया उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब बेटा ये पानी तब तक चलेगा, सर ये टंकी भर गई, ठीक है भर गई तो कनेक्शन हटा दो, तब तो ठीक है, कनेक्शन हटा दिया तो फिर पानी आपका व्यर्थ नहीं बहेगा। लेकिन आपने कनेक्शन लगाए रखा है तो ये टंकी से पानी तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक इन दोनों टंकियों में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता। यानी इस टंकी में पानी जाता रहेगा और ये टंकी तो भर चुकी है, तो फिर वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी बाहर निकलता रहेगा। तब तक निकलेगा, उतना ही पानी बाहर निकलेगा जब तक इनका लेवल बराबर नहीं हो जाता। और जैसे ही इन दोनों टंकियों में पानी का स्तर बराबर हो गया, स्तर बराबर होते ही पानी का बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा, बिखरना भी बंद हो जाएगा। सेम ही प्रोसेस यहाँ पर है।
क्या पानी जब ऐसे ट्रांसफर हो रहा था तो पानी ने ये थोड़ी देखा था कि ये छोटा डब्बा है, ये भर चुका है, अब नहीं जाएंगे इधर, नहीं, पानी तो तब तक जाता रहेगा ना जब तक ये लेवल बराबर नहीं। ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह भी तब तक होता है जब तक विभव समान न हो जाए। अब चाहे वो सामने वाली वस्तु छोटी हो जाए बड़ी हो, समझ गए बात मेरी। यानी आवेश का जो प्रवाह है वो वस्तु, चालक वस्तु के आकार, आकृति, इस चीज को नहीं देखता, ठीक है। अगर ये प्रवाह तब तक होगा जब तक लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो ये विभव के संबंध में कुछ बातें हैं बेटा, ये नोट कीजिए, ठीक है। ये बात नोट कर लेना बेटा अच्छी तरीके से। विभव के संबंध में 2-4 बातें, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि विद्युत विभव परिभाषित कैसे करें, ठीक है। ये वो बात लिख सकते हो आप लोग कि विभव का जो आवेश का प्रवाह है, नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह है चालक के विभव पर निर्भर करता है, उच्च विभव से निम्न विभव। आवेश का प्रवाह चालक के विभव पर निर्भर करता है, न कि चालक की आकार, आकृति पर निर्भर करता है कि सर छोटा है, बड़ा है, इस बात पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर। पहले विभवांतर की परिभाषा देता हूं मैं, विद्युत विभवांतर। पहले विभवांतर को परिभाषित करेंगे, उसके बाद विभव की परिभाषा देंगे, ठीक है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा समझ में आते ही विद्युत विभव आसान हो जाएगा, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब बेटा एक बात बताओ, सपोज ये कोई क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां ले लिया, ठीक है। इस चार्ज का अपने चारों ओर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये बात हमने पहले चैप्टर में कंप्लीट पढ़ी है कि सर इस आवेश के चारों ओर अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। आई बात समझे। और वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है आपको पता ही है, एक निश्चित दूरी पर इसका अपना अपना एक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये कंडीशन रख रहा हूं कि मान लो इस चार्ज से कुछ दूरी पर, यहां पर एक बिंदु है बी, इस बिंदु बी पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट। क्योंकि जब भी किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी होती है तो परीक्षण आवेश को तो लाना ही पड़ेगा। परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यू नोट और वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हैं हम, नेगेटिव लेने से क्या फायदा है, ले लो, परिभाषा तो वही आनी है, लेकिन जो चीज चलती आ रही है वही हम रखेंगे। अब ये जो क्यू नोट है, ये क्यू नोट इसके विद्युत क्षेत्र में है क्यू के। तो एक बात बताओ, ये क्यू नोट तो परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश के बारे में हम सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये नाम का आवेश है, छोटा सा आवेश है, इसकी वैल्यू कम है, इसका कोई फील्ड नहीं है, बहुत ही कमजोर फील्ड है, ऐसा कह दो। इसका विद्युत क्षेत्र बहुत ही कमजोर है, इसलिए इसको परीक्षण यानी टेस्ट चार्ज कहा जाता है। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, क्या ये आवेश इस क्यू नोट को यहां बैठने देगा? नहीं देगा भाई, ये इसको धक्का लगाएगा और इस पे बल लगेगा, वो इस तरफ लगेगा, प्रतिकर्षण। कैसा बल है ये? प्रतिकर्षण। समझना, ये डायग्राम आप अच्छी तरीके से समझ लो। ये चीज समझ में आ गई तो इससे संबंधित जो 2-4 पॉइंट्स हैं वो आराम से क्लियर आपको हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगना है? प्रतिकर्षण बल। ये इसको धक्का देगा, कहां धक्का देगा? बाहर की ओर, ठीक है। ये बिंदु बी था। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि अगर ये आवेश इस बिंदु बी पर ही बैठा रहना चाह रहा है तो इसको मुश्किल होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्यू इसको यहां बैठने नहीं देगा, चल उधर, प्रतिकर्षण है, चल बाहर निकल, क्योंकि क्यू नोट को धक्का देगा, प्रतिकर्षण है। तो बताओ भाई, अपने शब्दों में बात करें तो क्यू नोट को परेशानी होगी, समस्या होगी इस बिंदु पर ठहरने के लिए, मुश्किल होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इससे पूछो आकर क्या हुआ, इससे पूछो तो ये आपसे कहेगा, वैसे आवेश बोलता नहीं है लेकिन समझे,
तो ये कहेगा यार क्या हुआ, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है, तेरे को इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। बोले यार मैं बिंदु बी पर बैठा हूँ और मेरे को कोई धक्का दे रहा है। बोले कहाँ धक्का दे रहा है, बोले बाहर की ओर धक्का दे रहा है। बोले इधर जा, बाहर की ओर धक्का दे रहा है मेरे को कोई, और वो धक्का कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। समझ गए बात मेरी। चलिए अब मैं आपको कह दूं, एक बिंदु है ए, ठीक है, आपको ये चार्ज इस बिंदु से इस बिंदु तक लेके आना है, बी से ए तक लाना है। तो ये क्या कहेगा, सर मरवा दिया। क्यों, जब मैं अकेला यहां बैठा था तब भी मेरे पर एक धक्का लग रहा था, मेरे को समस्या हो रही थी यहां बैठे रहने के लिए। अब तो आप कह रहे हो कि आप इधर जाओ। सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, यहां बैठा था तब भी ये मेरे को परेशान कर रहा था, अब आप तो मेरे को इसके और नजदीक ला रहे हो, क्योंकि ये बिंदु देखो इसके नजदीक आ गए ना, क्यू के नजदीक। अगर मैं यहां आऊंगा, ये क्यू नोट बोल रहा है ये बात, मैं अगर यहां आऊंगा तो सर मेरे लिए ये बहुत तकड़ी चैलेंज की बात है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और परेशानी भी क्या सर, आप अगर मेरे को बिंदु बी से अगर ए तक मेरे को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो बहुत ज़बरदस्त आपको प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इसके नज़दीक ला रहे हो मेरे को। हाँ, दूर जाना होता तो मेरे को टेंशन नहीं थी, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर जब बैठा था तो मेरे को मुश्किल हो रही थी। दूर जाना होता तो आराम से ये धक्का देता और आराम से मैं दूर चला जाता, लेकिन आप तो मेरे को इसके नज़दीक लाने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, अब ये बल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये धनावेश है और धनावेश का विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होता है, बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर बल है तो विद्युत क्षेत्र बाहर है, तो बल भी बाहर लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, क्यों धनावेश है, ये बात पहले चैप्टर की बात है। मैं बार बार कहता हूँ बेटा, पहला चैप्टर आप कंप्लीट अच्छी तरीके से तैयारी करो, नहीं समझ आता दोबारा देखो ना। ठीक है, नोट्स बनाओ उसके अच्छी तरीके से, डायरेक्शन क्लियर करो सारी, वो चीज़ें समझ में आ गई ना। उसके बाद में फिजिक्स के ऐसे मतलब चैन्स हैं ये, ठीक है, श्रृंखलाएं हैं, वो खुलती जाएंगी आगे से आगे, और फिर इतना आसान हो जाएगा मैटर। पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर इनको इतना अच्छी तरीके से पढ़ लो, बहुत ईजी होने वाला है। अब बताओ, हो गया ना परेशान ये बेचारा कि सर मेरे को इस बल के विरुद्ध या इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ही है, क्योंकि मैं क्यू नोट को इधर खिसका रहा हूँ, इधर बल कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, मैं इसको खिसका कहाँ रहा हूँ, इधर। तो देखो मुश्किल हो रही है बेचारे को, क्योंकि प्रतिकर्षण बल इस विद्युत क्षेत्र के कारण, प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र के कारण प्रतिकर्षण बल पढ़ा था ना, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्या होता है, क्यू ई। और धनावेश पर बल, धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये कहेगा सर ये काम तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे पर धक्का लग रहा है इधर बाहर की ओर, और आप मेरे को बिंदु बी से ए तक लाना चाह रहे हो, तो मेरे को तो सर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मतलब दूसरे शब्दों में मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो वो कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य होगा W। कितना होगा बेटा, W। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, बिंदु B से A तक आने में किया गया कार्य अगर W है, और उस परीक्षण आवेश Q नोट, कौन सा परीक्षण आवेश, Q नोट, इनका अनुपात जो है वो अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। किन के बीच, A और B के बीच में। मुश्किल कहाँ है, A पर ज़्यादा मुश्किल है या B पर ज़्यादा मुश्किल है। तो आप कहोगे कि सर B थोड़ा दूर है, इसने अपने आप को सेट कर रखा था, लेकिन जब ये A पर आएगा तो इसको और मुश्किल होने वाली है। इसका मतलब ये A और B में से ज़्यादा मुश्किल A पर है, तो इसको लिखा है VA माइनस, यानी A पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। A पर पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि आवेश के नज़दीक आ रहे हो आप लोग। ठीक है, इसलिए इसको लिखा जाता है विभवांतर। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाऊं, किसी विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र है ना यहाँ पर, किसका, Q का। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q नोट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध स्थापित करने में या ले जाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नोट का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। ध्यान से देखना बेटा, ये चीज जो मैंने समझाया वो मैंने लिखाया। नोट्स बनाने में आसानी हो गई, चित्र बना लेना। विभवांतर की परिभाषा लिखने के लिए ये चीज़ आप नोट कर देना। और कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि सर इसको मैं अगर 1 मान लूँ तो वो डेफिनेशन भी आप बना सकते हो, ठीक है, कि यदि Q नोट 1 मान लिया तो VA माइनस VB बराबर W हो जाएगा, यानी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, ये धनात्मक परीक्षण आवेश है, ठीक है। वैसे मैंने चित्र में लिख दिया, बाकी आप समझ जाओगे क्योंकि अपन धनात्मक ही लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q नोट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध स्थापित करने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q नोट का जो अनुपात है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कार्य करना पड़ रहा है, कार्य करेंगे तो ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है। और ये जो कार्य है, ये जो कार्य किया जा रहा है, ये कार्य उनकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। ध्यान से सुनना ये चीज, क्योंकि जब ये बिंदु B पर था तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा वो होती है जो किसी कण को एक स्थिति पर बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। यह आवेश बिंदु B पर क्यों बैठा था? क्यों बैठा था? क्योंकि इसके पास स्थितिज ऊर्जा थी। स्थितिज ऊर्जा होने के कारण ये यहां पर बैठा था। अदरवाइज ये बल इधर लग रहा है तो ये बल इसको ले जाता अपने साथ, क्योंकि ये तो है क्या, परीक्षण आवेश है, इसमें क्या कोई दम है क्या? नहीं है, ये तो हल्का सा चार्ज है। ये चार्ज यहां क्यों बैठा था? ये चार्ज इसलिए बैठा था क्योंकि इसके पास स्थितिज ऊर्जा थी। स्थितिज ऊर्जा होने के कारण ये अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था आराम से कि मैं नहीं लूंगा यहां से। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्थितिज ऊर्जा है, लगता रहे बल। जब तक मेरे पास ऊर्जा है तभी तो वो ऊर्जा खर्च होती है। जब तक इसके पास ऊर्जा है तब तक ये बिंदु B पर बना रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब इस चार्ज को बिंदु B से A तक लाए तो स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर यहां खड़ा है, अब ये चार्ज यहां खड़ा होगा बिंदु A के ऊपर, तो उसको स्थितिज ऊर्जा और ज्यादा प्रबल चाहिए, क्योंकि ये बिंदु A तो इसके और नजदीक है। और जैसे जैसे आप इसके नजदीक आओगे बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब ये चार्ज इसके नजदीक आएगा ये दूरी कम होती जाएगी, और जब ये दूरी कम होती जाएगी तो दूरी कम होती है तो बल बढ़ता जाएगा, और बल बढ़ता जाएगा तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो कहने का अर्थ है बिंदु B पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ अलग थी तो A पर और ज़्यादा है। तो जब B से A तक आओगे तो आपने क्या किया? कार्य किया। और ये कार्य क्या कहलाता है? यहाँ Q नोट पर किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है, अर्थात क्योंकि कार्य ऊर्जा का रूप है W बराबर UA माइनस UB। क्यों बेटा? ज्यादा ऊर्जा कहाँ है? स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं,
ए पर ज़्यादा है या बी पर? सर ए पर है, तो यू ए माइनस वी बी, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। ये हो गया ना विभवांतर दो बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच, ठीक है, अंतर है, इसलिए इसको डेल वी भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी को। और डब्लू बटे क्यू नॉट होता है, यस सर होता है, इसको ये भी लिख सकते हैं यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू नॉट, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गई विद्युत विभवांतर की परिभाषा, नोट कीजिए। उसके बाद ए और बी, ये समझ गए ना, वी और वी भी क्या है, ए और बी बिंदुओं पर विभवांतर है, और जब दो बिंदुओं के बीच में अंतर होता है ना, अंतर, उस अंतर को आप डेल वी से लिख सकते हो, अंतर को डेल वी से लिख सकते हो, क्योंकि जब भी अंतर लिखा जाता है, जैसे दूरी में अंतर डेल एक्स होता है, वैसे विभव में अंतर डेल वी लिखा जा सकता है। ये विभवांतर हो गया इन दोनों बिंदुओं के बीच में, और ये डेफिनेशन हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे कैसे नोट्स बना देना भाई, ठीक है, कोई किसी प्रकार की पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, आराम से नोट्स बन जाएंगे, टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, अब बात करते हैं विद्युत विभव की परिभाषा। सेम चीज मैं इसको यहां रखूंगा, बस विद्युत विभव की परिभाषा मेरे को यहां देनी है, ठीक है। अब इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं यहां से ये लाइन हटा देता हूं, एक बार नोट तो कर ली होगी आपने। विद्युत विभव की जब आपको डेफिनेशन देनी है, विभवांतर के नहीं, अब आपको डेफिनेशन देनी है विद्युत विभव की। हेडिंग डाल दो, विभवांतर की डेफिनेशन क्लियर हो गई, अब हेडिंग डालो विद्युत विभव, वही चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको बी से लेके आया, अब मैं कह दूं ये चार्ज मैं अनंत से लेके आ रहा हूं, यानी ये जो बिंदु बी है ना, ये मेरा यहां पर नहीं है, बल्कि कहां है, अनंत पर है। ये क्यू नोट पहले अनंत पर था, और अनंत से, देखो एक बात बताओ, अनंत बहुत दूर होता है, जब ये क्यू नोट अनंत पर होता है तो उसको कोई मुश्किल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका असर ही खत्म हो जाता है, इसका असर एक निश्चित दूरी पर है, ये जो बल है, ये विद्युत क्षेत्र एक निश्चित दूरी तक ही तो लगते हैं, ठीक है, एक निश्चित दूरी तक इसका प्रभाव होता है, उसके बाद में इसका असर खत्म हो जाता है। हमारा ये चार्ज कहाँ है बेटा, हमारा चार्ज अनंत पर है, अनंत पर है तो फ्री घूम रहा है। अरे यार तेरे पे कोई धक्का धुक्का नहीं लग रहा क्या, ये पूछेंगे हम कि तेरे पे कोई धक्का लग रहा है, तो नहीं मेरे तो कोई धक्का नहीं लग रहा। कौन धक्का लगाएगा मेरे को, मैं तो कहाँ बैठा हूँ, अनंत पर। अच्छा तेरे पे धक्का नहीं लग रहा, बोले नहीं लग रहा मेरे पर। कहाँ है तू, बोले अनंत पर। तो आजा हमारे साथ आ, इसको आप उठाओ, कहाँ से, अनंत से। अनंत से इस चार्ज को उठाया, सपोज ये चार्ज है, अनंत से चार्ज को उठाया, और जैसे जैसे आप इसके नज़दीक आते गए तो ये आपसे पता है क्या कहेगा, यार आप मेरे को कहाँ ले जा रहे हो। बोले क्यों, क्या हुआ, बोले मेरे को कुछ धक्का लग रहा है। आप मेरी ये जो इमेज जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी मैं क्या बता रहा हूँ। समझना बेटा, थोड़ी सी इस चीज़ में इंटरेस्टिंग लेकर इस चीज़ को समझना, इंटरेस्ट लेकर समझना बेटा, कि इस क्यू नोट को जब ये अनंत पे था कोई धक्का नहीं लग रहा, किसी प्रकार की कोई इसको ऊर्जा वगैरह की कुछ जरूरत नहीं थी, बिल्कुल फ्री था। लेकिन जैसे जैसे इसको अनंत से मैं इस बिंदु तक लाऊंगा तो इसको पता चल जाएगा कि धक्का कैसे लगा, इसको पता चल जाएगा, ये खुद बोलकर कह देगा, मतलब समझ गए होंगे आप लोग, मतलब इससे एहसास हो जाएगा कि इस पे बल लग रहा है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को हम क्लियर करेंगे यहीं से कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्यू नोट को कहां से, क्यू नोट को अनंत से, कहां से बेटा, अनंत से किसी बिंदु तक, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ये, अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध स्थापित करने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर, अनुपात उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है बेटा। मतलब यहां हमारे पास पॉइंट ए की है, दूसरा पॉइंट जो बी था वो अनंत पे चला गया, तो परिभाषा से विभव, परिभाषा से बिंदु ए की बजाय तो बिंदु ए पर विभव
दैट इज वी ए लिख दो, V या VA लिख दो, बराबर हो जाएगा W/Q0। यानी सेम डेफिनेशन। बिंदु B जो था वो कहां से आया, अब अनंत से, और अनंत बहुत दूर था तो अनंत पर सारी वैल्यू जीरो होती है, अनंत पर विभव जीरो, अनंत पर बल जीरो, अनंत पर विद्युत क्षेत्र जीरो, अनंत पर गुरुत्वाकर्षण जीरो, ठीक है, अनंत का ये, अनंत पर ऊर्जा जीरो, स्थितिज ऊर्जा जीरो, तो अनंत पर ये सारी चीजें जीरो थी, तो ये जीरो हो गया, तो उत्तर क्या बचा, V बराबर W/Q। समझ गए बात मेरी। तो किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यह आ जाएगा V बराबर VA इज इक्वल W/Q0। ठीक है, नोट कीजिए ये डेफिनेशन, और उसके बाद में इसको जो लिखने को मिलती है अपने पास परिभाषा वो लिखाऊंगा, पहले इतना नोट कीजिए ये। हो गया, चलिए, तो इस डेफिनेशन को मैं ऐसे लिख दूं, V बराबर W/Q0। यदि Q0 इज इक्वल +1 कूलाम है तो V इज इक्वल W, अर्थात एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक स्थापित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ये लो बेटा, ये डेफिनेशन हो गई। सूत्र वही था, परिभाषा मैंने बना दी। ठीक है, क्यू का जब भी परिभाषा बनाते हैं ना अपने फिजिक्स में तो ऐसे बनाते हैं, भाग में जो चीज होती है उसको एक मान लो, Q बराबर 1 मान लिया तो W बराबर Q हो गया। यानी एकांक धनावेश को अनंत से, ये बात ध्यान रखना, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W ही विभव कहलाएगा। ठीक है, अब देखो कार्य सदिश होता है, देखो W के बराबर आता है, कार्य अदिश आवेश सदिश, तो विद्युत विभव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है बेटा, ध्यान रखना, अदिश राशि, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये आवेश मैं यहां से लेके आ रहा हूं, काम करना पड़ रहा है, इसी आवेश को इधर से ले आओ, वही काम करना पड़ेगा। नीचे से ले आओ, अनंत तो चारों तरफ है, कहीं से ले आओ इसको, यही काम करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। नंबर 3 सॉरी, इसका मात्रक, देखो मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का होता है कूलाम, और जूल बटे कूलाम को हम शॉर्ट में वोल्ट कहेंगे, या तो जूल बटे कूलाम कह दो, यही विभवांतर का होता है। ये परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न, वो कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक जूल बटे कूलाम होता है, विद्युत विभव या विभवांतर। इसको वोल्ट भी कहा जाता है, वोल्ट वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह परिभाषा दी जाती है वोल्ट। और इसकी विमा मैं नहीं बताऊंगा भाई, विमा आप निकालो, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा इसकी विमा, क्योंकि मैंने जो 6 सूत्र लिखाए थे आपको 1 नंबर वीडियो के अंदर शुरुआत में, उसमें विद्युत विभव की खुद की विमा थी, और ये सूत्र था जूल बटे कूलाम, 6ठा सूत्र ही था ये। तो विद्युत विभव की विमा आप वहां से लिखो, विमा लिख दोगे आप लोग, सिंपल है। वीडियो देखो यार, आप कर्म से वीडियो देखो, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। हाँ, कई बार 1 वोल्ट की परिभाषा पूछी जाती है, 1 वोल्ट की परिभाषा,
तो 1 वोल्ट, 1 इसीलिए लगाया जाता है किसी मात्रक के साथ क्योंकि एक ऐसी राशि है जिसको किसी से गुणा करें तो वही चीज़ आ जाए, ठीक है। तो अगर 1 वोल्ट के बारे में पूछा जाए तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, अर्थात 1 कूलाम आवेश को अनंत से, सेम डेफिनेशन, अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाएगा या 1 वोल्ट होगा। यही डेफिनेशन है, सेम, इससे बना दी। अगर 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में या स्थापित करने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो उस बिंदु पर जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट होगा। पोटेंशियल कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट होगा। तो ये हो गई विभव से संबंधित सारी बातें। विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको नोट करवा दी हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे। क्या विभव, इसका भी कोई सूत्र है। ये विद्युत विभव जो हमने पढ़ा है, ये जो कार्य किया है, ये इस आवेश की वजह से करना पड़ रहा है अपने को कार्य, इस आवेश की वजह से। अगर ये आवेश नहीं होता, इसका प्रभाव नहीं होता तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, ये फ्री घूम सकता था। लेकिन इस आवेश ने ही ये कार्य करवाया है क्योंकि इसने धक्का दिया तभी काम करना पड़ा हमें। तो विभव इसी आवेश का कहलाएगा बेटा, इस आवेश का विभव कहलाता है ये, ठीक है। और बिंदु कितने, कौन से बिंदु पर विभव कितना होता है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। अच्छी तरीके से तैयारी करो, नोट्स बनाते जाओ बेटा, साथ साथ बनाते जाओ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं बोर्ड के ऊपर लाइन टू लाइन लिख कर चल रहा हूँ बेटा। और जो लाइन मैं नहीं लिखाता हूँ तो उसके लिए मैं आपको थ्योरी, यानी जैसे अपने क्लास में पढ़ते हैं वैसे बोल बोल कर मैं थ्योरी आपको लिखवाने की कोशिश करता हूँ। अब बेटा फ़ायदा आपको उठाना है, कैसे आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाते हो वो आपकी मर्जी है। बाकी स्कूल की तरह ही आप लोगों को ये क्लासें दी जा रही हैं। अच्छी तरीके से घर पे बैठकर तसल्ली से तैयारी आप कर सकते हो जब तक स्कूलें नहीं खुलती हैं बेटा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अपने क्लास के जितने सहपाठी हैं जो आपके साथ पढ़ते थे या जो आपके जानकार जो बच्चे हैं जो अपने मतलब इन क्लासों से नहीं जुड़े हैं, उनको भी आप इन क्लासों के लिए बोलें बेटा, ठीक है, कि भाई ऐसे क्लासें चल रही हैं तो ये क्लासें आप लोग पढ़ो, इनसे नोट्स बनाओ, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी शुरू करो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।